बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। और दुनिया भर से कुछ ऐसी मालूमात, ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक हम सब से है और हमारा चूँकि दुनिया ही खबरों की है। सूरत हाल ये है जनाब, ईरान इसराइल की जंग एक भयानक माहौल बन चुका है। और ख़ास तौर पे जो ईरान को तरने वाला समझा गया था, और क्योंकि इसराइल ने इससे पहले गज़ा में और फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा था, जो ज़ुल्म और सितम, वो पूरी दुनिया उस पे सीख पा थी, शोर मचाया जा रहा था। लेकिन वो निहत्थे थे और कुछ जवाब देने वाला नहीं था। उनके घरों को मस्मार कर दिया गया, बेआबाद कर दिया गया, बेघर कर दिया गया। और हमारे मुस्लिम हुक्मरान भी खामोश रहे और मगरबी दुनिया भी खामोश रही। और हालांकि इस पे ज़रूर करना चाहिए जी। और सूरत हाल ये है कि जो गुज़श्ता रात की मैंने आपको बताई, और अब आपको ज़रा अपडेट्स देते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन फिल वक्त ये आपको बता दूं, एक थोड़ा सा एक जायज़ा इसराइल के ईरान पर हमले की। जो ईरान पर हमले हुए हैं इसराइली जहारियों से, ईरान में शहादतों की तादाद जो है वो 128 हो गई है और 900 से ज़्यादा ईरानी शहरी ज़ख्मी हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब सरबराह समेत 18 कमांडर शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, क्योंकि वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। और ये ऑफिशियली ईरान की तरफ से कंफर्म किया गया है कि आर्मी चीफ इसमें शहीद हुए, उनके पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत 18 कमांडर जो हैं वो शहीद हुए हैं। और 14 ईरानी जौहरी साइंसदान इसराइली हमलों और धमाकों में निशाना बने हैं। और इस तरीके से जी जो तेहरान में इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हुए हैं। और ईरानी सुबह अजरबैजान में बमबारी से 30 फौजी और हिलाल अहमर का एक इमदादी कारकुन शहीद हुआ है। और इसराइली हमलों से 3 दिन में कम से कम 30 बच्चे और खवातीन शहीद हुए हैं। ये तो है सूरत हाल अब तक की पिछले 3 दिनों की। और इसके साथ साथ जो समझा जा रहा था, जो सोचकर हमला किया गया था ईरान पे, वो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका रद्द अमल जो है वो इस कदर आएगा। अब ज़रा आपको थोड़ा सा अपडेट्स दे दें, क्योंकि क्या सिचुएशन चल रही है। पिछले मैं जो 6 घंटे 7 घंटे पहले तक मैंने आपको अपडेट्स दे दी थी, और उसके बाद से क्या हुआ वो ज़रा वहाँ से, यानी कि पिछले 8 घंटों में जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा, क्योंकि 8 घंटे पहले की सारी सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है मेरा पिछला जो हमने लाइव सेशन किया था उस लाइव सेशन को आप देखें, और उससे आपको सारी गुफ्तगू जो है वो सामने आ जाएगी। अब आते हैं ज़रा इसराइल के जो आर्मी मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, ख़ास तौर पे तुर्किया, अल जज़ीरा, मिडल ईस्ट के जो हैं टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इन सारी चीज़ों को कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि इसराइली, पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के ईरान पर हमलों से कितना नुकसान हुआ है। और इसराइल में ईरानी हमलों से जी तबाहशुदा इमारतों का मंजर जो है वो खौफनाक है। और हमलों में जी 8 इसराइली हलाक हुए हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसराइल के मुतअद्दिद शहर जो हैं वो इस वक्त खंडरात का माहौल, बड़ी-बड़ी इमारतें जो हैं वो ईरान ने उनको हिट किया है। और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद जो है वो तुर्किया ने पाकिस्तान के हक में एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन इस वक्त हमारा वो मौजू नहीं है, हमारा मौजू है ईरान इसराइल जंग। और इसी तरीके से जी इसराइली शहर बातियाम में तबाही के मनाजिर जो हैं वो देखे गए हैं। और ईरानी हमलों में जो सुबह की इत्तला थी उसमें 13 इसराइली की हलाकत और 300 के ज़ख्मी होने की इत्तला थी। और वही वही तस्वीर, वही मनाज़र, वही माहौल इस वक्त बदकिस्मती से इसराइल को देखना पड़ रहा है, जो गज़ा में पूरी दुनिया में देखा। और
میرا خیال ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ ات خدادہ ویر، اور اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہتے تھے اور نہتنوں کو مارا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی، القسام بریگیڈ نے خان یونس میں قابض اسرائیلی افواج پر مارٹر گولوں سے شدید حملے کیے۔ یہ بھی فوٹیج جاری کی گئی ہے جی۔ اور ایرانی میزائلوں کے تل ابی میں انہوں نے اہداف کو نشانہ بنایا، اور مسلسل جو ہے وہ پہلے صرف رات کو حملے کیے جا رہے تھے، اب ایران کی طرف سے وقفے سے حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل میں، اور اسرائیل کے تمام شہروں، کم و بیش تمام شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ ایرانی میزائلوں کے تل ابیب میں جی اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد بیت یام میں بڑے پیمانے، بیت یام ایک شہر کا نام ہے جی، علاقے کا نام ہے، بیت یام میں بڑے پیمانے پر تباہی کے مناظر جو ہیں وہ اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، جس میں بڑی بڑی عمارتیں، بلند بالا عمارتیں، بالکل غزہ میں جیسے ہوتی تھیں اس طرح کی، اور جدید ترین، ظاہر ہے جی جدید ترین ہے، اسرائیل ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہے، اور اس میں اب کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، اور آگ کے گولے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے، اس وقت صرف پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں صرف ایک ہیں مسلح افواج کے سربراہ جنہوں نے اعلان کیا، کھل کر اعلان کیا ہے، اور وہ عملی طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ہیں یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم غزہ کے عوام اور ان کے بہادر وفادار جنگجوؤں کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم ہیں، جب تک کہ ان کے خلاف جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، ہم ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اس لیے یمن جو ہے جی، یمنی فوج ہے، وہ بھی میزائل داغ رہی ہے جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں، مغربی دنیا میں خاص طور پہ برطانیہ سمیت ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، اور ایران پر حملوں کے خلاف بھی اور اسرائیل پر حملوں کے خلاف بھی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور عوام سراپا احتجاج ہیں۔ اور صرف ایک ملک ایسا ہے مسلم دنیا میں جو کہ جہاں پہ اکثر جو ہراول دستے کے طور پہ کام کرتا تھا وہ تھا پاکستان، اور پاکستان میں اس وقت مکمل بین ہے، اور کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر طرح سے پابندی ہے اور احتجاج کرنے کی، یہاں تک کہ آپ نعرہ بھی بلند نہیں کر سکتے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ بلکہ 3 سال پہلے ہی کی بات ہے، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت ہی کی بات ہے، کہ ہر تیسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی ریلی لے کے آ جاتا تھا۔ وہ سب کے سب اس وقت خاموش ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ پرامن احتجاج جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لندن میں ہوا ہے، بہت یورپی ممالک میں ہو رہا ہے، مغربی ملکوں میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں بہت بڑی جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے، اور پرامن احتجاج ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل میں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ تو یہ ویژن ہے فیلڈ مارشل 2024 کا، یہ ویژن ہے، اور اس ویژن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے محرکات سمجھ آ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ یہ کوشچن اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب ان کا ٹویٹ نہیں آیا، ان کا بیان نہیں آیا۔ تو اس کے جواب میں جب وہ آزاد تھے، آزاد شہری تھے، تو ان کے ٹویٹس کی اور ان کا موقف جب وہ لمبی طویل فہرست ہے تو وہ شیئر ہو رہا ہے۔ اور جو قیدی ہے جو اس وقت مکمل طور پہ فسطائیت کا شکار ہے اور اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی آیا نہیں بیان، جبکہ یہ جو آزاد پھر رہے ہیں ہمارے حکمران، سیاسی اور غیر سیاسی، عسکری اور غیر عسکری، وہ حکمران جو ہیں وہ ہر بات پہ بولتے ہیں، ہر بات پہ بیان دیتے ہیں، اور ہر بات پہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وہ سب کہاں ہیں، اور وہ کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دے رہے؟ ایک بیان دینے میں کیا حرج ہے؟ اور کہا بھی جا سکتا ہے کہ جی مجبوری ہے، اندر پریشر آ رہا ہے اس لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل باؤنڈری پہ ہے، اس کی باؤنڈری پہ یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے، اور بلوچستان اور ایران کی پوری سرحد ایران کے ساتھ منسلک ہے، اور اس باؤنڈری پہ لڑائی ہو رہی ہے۔
हमारे पानी आपस में मिलते हैं, बंदरगाहें एक से दूसरी बंदरगाह, तो अभी तक हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, अभी हमारे यहाँ कोर कमांडर्स का इजलास नहीं बुलाया गया, क्योंकि इतना बड़ा तुर्की ने बुला लिया है और तुर्की की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो चुका है। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं किसी भी खतरे से निमटने के लिए। बाकी मुस्लिम ममालिक बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, लेकिन पाकिस्तान में सुकून.com है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब गए थे रूस, और जिस दिन रूस गए तो उस दिन शाम को हमला कर दिया था यूक्रेन पे। यूक्रेन रूस की लड़ाई शुरू हो गई थी, तो फिर फौर टेलीफोन किया गया। उस वक्त के जनरल बाजवा साहब ने फोन किया और वजीर आजम के स्टाफ को कि जनाब फिल फौर प्राइम मिनिस्टर से कहें वापस आ जाएं, क्योंकि ये जंग छिड़ चुकी है और इसका सारा मलबा हम पे आएगा और ये होगा और वो होगा। तो हालांकि पहले से शेड्यूल था, तो इमरान खान साहब ने वो विजिट मुकम्मल किया और वापस आए। और इस वक्त क्या है, कौन कहाँ है, फील्ड मार्शल कहाँ हैं, बाकी हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, तो ये दौरे क्यों मनसूख नहीं हो रहे? तो और दौरे तो मनसूख क्या, कोई इजलास ही नहीं हो रहा, और इस वक्त अपनी बंदर बांट चल रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे तस्वीर शेयर की जा रही हैं और आलमी ज़राए अबलाग जो है वो ये ट्वीट कर रहे हैं तेल अबीब के मुख्तलिफ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के। तेल अबीब के इलाके बैतयाम में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजर हैं जी, और वो ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं, तस्वीर और वीडियोस कि ये गजा नहीं तेल अबीब है, और ऐसे ऐसे। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बाहर निकले हैं और उन्होंने भी तबाही के मनाज़िर अपनी आंखों से देखे हैं। और इसके साथ साथ जी इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का बयान आया है कि इसराइल के लिए आज बहुत मुश्किल सुबह है। यानी जो सुबह हुआ उस सुबह को ईरान ने बहुत ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश की और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने ये तस्लीम किया कि इसराइल के लिए आज बहुत मुश्किल सुबह है, क्योंकि वहाँ पे जगह कम पड़ गई है, बंकर्स बनाए हुए हैं, महफूज पनाहगाहें बनाई हुई हैं, सायरन बजते हैं, लेकिन अब वहाँ पे जगह कम पड़ गई है, तो जाहिर है तवील हो रही है लड़ाई, और इसके साथ साथ तबाही ज़्यादा हो रही है, और लोग जो हैं अपने महफूज पनाह गाहों में कितनी देर तक और कितने ज़्यादा समा सकते हैं। अब ये हो रहा है कि जो हम अंडरपास होते हैं, जो बनाए होते हैं जी, अंदर से गुजर रहे होते हैं, सुरंगें आप कह लें, टनल्स जो हैं, वो वहाँ पे लोगों ने पनाह ली हुई है, वहाँ पे फैमिली समेत पहुंचे हुए हैं, कि पूरे खवातीन बच्चे सब वहाँ पे भी ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ईरान की जानिब से गुज़श्ता रात मिसाइल हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में जी बड़े पैमाने पर तबाही हुई और नुकसान हुआ, और तबाही के आसार जो हैं वो कहते हैं देखे जा सकते हैं। और ये मेरे सामने आ गई जी, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरानी मिसाइल हमले से मुतासरा बैत-ए-याम शहर का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि जी इसराइल ने जौहरी तंसीबात पर हमला करके बैनुल-अक़वामी रेड लाइन्स अबूर कर ली हैं, क्योंकि असल जो तनाज़ा है वो शुरू ही यहीं से हुआ था। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है कि असल में ईरान के पास तकरीबन ईरान जो है वो जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और ईरान जो है वो उसके पास जौहरी ताकत मौजूद है, उसको सिर्फ असम्बल करना है, और बाकी सारे लवाजमात उसने पूरे कर लिए हैं। और इसी हदफ की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है कि वो उस हदफ तक ना पहुंच पाए। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब और इसके गिरदोनवा में बड़े पैमाने पर तबाही की गई है जी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो 4 लेयर डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, जो कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी कहते थे कि वहाँ से कोई चिड़िया भी हमलावर नहीं हो सकती, वो सारे का सारा डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया जी, और वो ब्रीच हो गया। 4 लेयर्स जो हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो काम नहीं आई, और जिसकी वजह से जो एक
भ्रम था, जो कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी इसराइल और इसराइल के अवाम की, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। और अब कोई भी जो शहरी है वो अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रहा, क्योंकि इधर गिर सकता है तो इधर भी गिर सकता है, वो 500 गज दूर भी गिर सकता है मिसाइल जो है। तो इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं जी। और